दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर आज हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। वहीं महिलाओं के साथ लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा भी मौजूद रहीं। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को ये बिल आगे चलकर बहुत ही बड़ी शक्ति देगा। जिस तरीके से यह बिल पास हुआ है संसद में, उसे आने वाले समय में महिलाओं और उनके हौसलों को बल मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि 33% से हम 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिलाएं। वहीं कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी कहा है कि महिलाएं आज के समय में कमजोर नहीं है और जिस प्रकार से संसद में बिल पास हुआ है उससे तो लगता है कि महिलाएं और ज्यादा शक्तिशाली होंगी। तमाम महिलाएं मौजूद हैं, क्या देखिए, बिल्कुल ये हम सब के लिए एक गर्व और संतोष की बात है। लंबे समय से ये लड़ाई चली, दशकों से ये लड़ाई चली है कि किस तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस तरीके से लागू किया जा सके। कई सरकारों ने प्रयास किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी लंबे समय से वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे तब से वो प्रयासरत रहे। पर यह विश्वास मेरा मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ही था कि उन्हीं में ये इच्छा शक्ति है। मैंने संसद में, अगर आप आर्काइव से मेरे भाषण निकाल के देखेंगे, उसमें भी मैंने कई बार इस विषय को उठाया और उठाकर मैंने यही कहा कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर ही है कि वही इस विषय को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आज जब ये अधिनियम पास हुआ है और सर्वदल की सहमति से पास हुआ है बिना किसी बात विवाद के, तो ऐसे में मेरा उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार रही हैं। आज भी भारत की संसद में अगर आप देखिए तो बिना किसी आरक्षण के इतनी भारी संख्या में अगर महिलाएं वहां पर मौजूद हैं तो वो उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। महिलाओं में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है महिलाओं में। आज जब वो अधिकार मिल गया है तो मुझे लगता है और मजबूती से महिलाएं आगे आएंगी। जिस तरीके से महिलाओं के अस्तित्व को अब पूरे सम्मान के साथ देश में, दुनिया में पहचाना जा रहा है। हम लोग कोई नहीं होते नारियों को सशक्त करने वाले। नारी इस देश की, सृष्टि की जननी है। उनमें वो सामर्थ्य है कि सृष्टि को वो चला सके। ऐसे में वो सम्मान की हकदार है। मुझे खुशी होती है जब मैं लाडली योजना देखता हूँ या गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उन होम मेकर्स को भी सम्मान मिलता हुआ। जब हम लोग देखते हैं जो दिन रात हम लोग बाहर मेहनत से कार्य कर सके, दिन रात वो घर पे मेहनत करती हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में महिलाएं और मजबूती से, आज तो हम लोग 33% की बात कर रहे हैं, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब 50% के साथ महिलाएं भारत की संसद में और देश की हर एक विधानसभा में मौजूद होंगी। लेकिन मेरा सवाल है कि आरक्षण का इंतजार क्यों, तुरंत उसे लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, मुझे लगता है इसमें जो टेक्निकल प्रोसेसेस में जितना समय लगेगा, ज़रूर उसको पूरा करते ही इसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये एक मांग जरूर रही है कि समाज के ऐसे वंचित वर्ग से आने वाली महिलाएं, उनको भी इसमें उचित भागीदारी मिले। मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसको भी पूरा करें। देखिए, कम से कम गारंटी धरातल पर उतरती है, नहीं तो दशकों से हम लोग वादे ही सुनते आए हैं। आज जितने ज्वलंत विषय हैं, भले वो राम जन्मभूमि को लेकर हो, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो, जितने ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पे दशकों तक राजनीति होती रही, उसको पूर्ण विराम दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। तो जब उनकी गारंटी है तो उस पर हम सबको विश्वास है। महिला शक्ति पर बिल पास हो गया है, आप यहाँ पर आए, बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन आज भी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ये आज से नहीं, हजारों वर्ष से महिलाओं को वंचित किया है, सामाजिक क्षेत्र से और गवर्नेंस, शासन प्रशासन से, आर्थिक दुनिया से। तो जब से संविधान आया तब से इनको नौकरी मिलने लगी है और एमएलए एमपी बने हैं। इसके पहले तो इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। पिछले सत्र में हमारी संसद ने बिल पास किया था 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में दिया जाना चाहिए, लेकिन
अड़ंगा लगा दिया दो बातों को कहते हुए कि डिलिमिटेशन होगा तब किया जाएगा, और दूसरा 2029 के लोकसभा चुनाव से होगा, तो दे के भी नहीं दिया। यानी महिलाओं को मूर्ख बनाया गया। जैसा कि मोदी जी की स्टाइल है कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी 22 तक, घट गई, सबको मकान मिल जाएगा 22 तक, नहीं मिला, और विदेश से काला धन आ जाएगा, नहीं आया, बढ़ गया। तो इसी तरीके का जुमला यह भी है। आज रंजना कुमारी जी ने महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर और मांग किया कि आरक्षण अविलंब लागू होना चाहिए। हम समर्थन इसका करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति गिनाया है और भी 4 जाति में महिलाओं को रखा है। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी अब रोज वो जातियों का परिभाषा बदल देते हैं। कभी तो कहते हैं कि मैं पिछड़े जाति का हूँ, और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति जनगणना जरूरी है, तब मोदी जी परिभाषा ही बदल देते हैं कि देश में तो 2 ही जाति है, गरीब और अमीर है, और उसके बाद में फिर और एक आगे परिभाषित कर दिया इन्होंने, किसान है, नौजवान हैं और महिलाएं हैं। तो मोदी जी तो कितना झूठ बोलते हैं, कितना जुमलाबाजी करते हैं, और मीडिया भी उनका साथ देती है, और इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने में सफल होते रहते हैं। तो कह रहे सर 3 राज्यों में हमारी मोदी जी की गारंटी की वजह से हम लोग जीते। गारंटी तो उनकी 15 लाख रुपए खाते में डालने की भी थी। गारंटी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की थी। तो उनकी गारंटियां बहुत होती हैं, उसी तरीके से यह भी गारंटी होगी। गारंटी केवल कांग्रेस की होती। कर्नाटक में जैसी सरकार बनी वहाँ पर जो 5 गारंटियाँ दिया था लागू हुआ। तेलंगाना में जैसी सरकार बनी उसको अमल में ला दिया। तो इनकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से इस देश की मीडिया दुष्प्रचार करती रहती है, और धर्म का कार्ड जिस तरह से चलते हैं, धर्म के कार्ड में आदमी को लगता है कि भले इस ज़िंदगी में कुछ न मिले, नौकरी न मिले, या स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था न हो, आय का सुविधा न हो, लेकिन अगला ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के धर्म के कार्ड को खेल करके वोट ले लेते हैं। और अब एक तरीका ईवीएम का है। ईवीएम में ऐसे लोगों का उदाहरण आया है कि खुद एमएलए के कैंडिडेट का वोट गायब हो गया, परिवार का गायब हो गया। 99% तक के ईवीएम चार्ज जब मिली हैं, इस्तेमाल नहीं हुई, तो वोट कहाँ से मिला? एक बात। दूसरी बात है, जब नासिक से 40 लाख ईवीएम बनी तो यहाँ 19 लाख ईवीएम पहुँची हैं। तो वो ईवीएम गायब हुई कहाँ? गायब हुई हैं। और फिर 2 दिन पहले बीजेपी के लोग बता भी देते हैं कि कितना वोट किसको मिलेगा। तो इसमें ईवीएम की धांधली है। और जो विकसित देश है, अमेरिका या जहाँ से ईवीएम की शुरुआत हुई, जापान से, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो हमारे यहाँ क्यों इसको अभी तक रखा जा रहा है? जर्मनी ने या तमाम देशों ने ईवीएम को पहले अपनाया, उसके बाद में त्याग दिया। लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम की बात नहीं होती, जहां भाजपा जीती है वहां ईवीएम की बात करते हैं लोग। एक तरह से कहा जाए तो ईवीएम का से हर जगह नहीं जीतते, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि अगर हर जगह जीतेंगे तो देश में हर तरफ से मांग होने लगे कि ये तो धांधली होती है। तो बड़े सोच समझ करके लोकसभा में इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है, बीजेपी अभी ये भी कह रही है कि 3 राज्यों में हम बम्पर जीत के साथ आए हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी हमारी अच्छी जीत होने वाली है? ईवीएम से जीत सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं समझता। ये भी तीनों राज्यों में बीजेपी पूरी टूटी पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग खुद कह रहे थे कि चुनाव तो बेकार है प्रचार करना, 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। और पूरा मीडिया भी कह रही थी, देश कह रही थी। तो ये कहाँ से जादू हो गया? मैं खुद राजस्थान प्रचार करने गया था,
कहीं भी सड़क पर बीजेपी का प्रचार दिखाई नहीं पड़ा। ये कहाँ से वोट मिल रहा है? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।